चलिए देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों केमिस्ट्री का दोस्तों चैप्टर नंबर 4 यानी कि डियर स्टूडेंट रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स के दोस्तों वन शॉट वीडियो देखने वाला हूं। यानी कि इस वीडियो में आप लोग को 20 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इस चैप्टर से आप लोग को बहुत से सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और क्लियर कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट अवश्य कीजिएगा, पूरा पीडीएफ ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया कि रासायनिक बलगतिकी क्या है, व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स। यानी कि रासायनिक बलगतिकी आखिरकार है क्या, इसमें क्या पढ़ना है ये आप लोग जानिए। तो देखिए यह भौतिक रसायन शास्त्र की एक शाखा है। यानी कि दोस्तों जो रासायनिक बलगति है, रासायनिक बलगतिकी है दोस्तों, भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का वेग तथा उसके क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। अब किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है ये सब आपको बतलाऊंगे, साथ में उसकी क्रियाविधि जो होता है दोस्तों उसका अध्ययन किया जाता है। पूरा ये रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। अब नीचे देखेगा डी तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर क्या है। देखो ये सब क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग को बिल्कुल क्लियर करना है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दोस्तों दर क्या होता है। देखिए कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग एकांक समय में, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग एकांक माने एक समय में प्रतिकारक तथा प्रतिफलों के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों किसी पदार्थ का दोस्तों dt समय में सांद्रण dx होता है, तो यहाँ से आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, एक सेकंड में क्या हो जाएगा, तो यहाँ से dx/dt हो जाएगा एकांक समय में। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, यानी कि समझो यहाँ पर कहा जा रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया के एकांक समय में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के एकांक समय में दोस्तों जो प्रतिकार तथा प्रतिफलों का जो सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यदि किसी पदार्थ का दोस्तों dt होगा तो दोस्तों सांद्रण अगर dx होगा तो यहाँ से याद रखेगा dx/dt इसका यहाँ से हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर देखा था अभिक्रिया का वेग आपका dx है तथा दोस्तों dt है, और साथ में सांद्रण बटा समय हो गया आपका, क्या होगा, सांद्रण बटा समय हो गया। अभिक्रिया का वेग क्या होगा, सांद्रण बटा समय, और इसका जो मात्रक होता है डियर स्टूडेंट्स वो मोल होता है। क्या होता है, मोल बटा में लीटर इंटू सेकेंड होता है, ये होता है इसका मात्रक। इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये होता है दोस्तों मात्रक किसका, तो रासायनिक के दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के दर का। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो इसको आप लोग बिल्कुल क्लियर करते चलिए, और एग्जाम में यहाँ से ये सब ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है तो इसको आप लोग को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल याद कर लेना है। और पीडीएफ के लिए मेरे प्यारे साथियों पूरा का पूरा पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा, तो व्हाट्सएप पर नंबर सेव करके आप लोग मैसेज कीजिएगा। क्या कीजिएगा सर जी, मैसेज या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पूरी तैयारी हम लोग कराते हैं, बिल्कुल टॉपर लिस्ट में आइए। चलिए डेट मात्र 5-10 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय 4। चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। यानी कि गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। चलिए यहाँ से देखो रासायनिक अभिक्रिया के 200 प्रकार कितने हैं। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया का 2 प्रकार होते हैं डियर स्टूडेंट, जिसमें से आप लोग का पहला है तीव्रगामी, इसी को आयनिक कहा जाता है, इसी को तात्क्षणिक वेग के या अभिक्रिया कहा जाता है। और जबकि दोस्तों दूसरा होता है मंदगामी। देखो ये जो होता है दोस्तों तीव्रगामी में तेजी से दोस्तों इसमें क्या होता है, अल्प समय में होता है, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत अल्प समय में यानी कि बहुत तेजी से होता है उसे तीव्रगामी अभिक्रिया कहेंगे। मान लीजिए डियर स्टूडेंट आपको पता है कि तीव्रगामी मतलब तीव्र दोस्त होना चाहिए, यानी कि वैसे रासायनिक क्रिया जो अत्यंत कम समय में संपन्न होती है या तो तीव्र गति से संपन्न होती है उसे तीव्रगामी अभिक्रिया कहेंगे।
देखो लैंग्वेज तो काफी आसान है, बिल्कुल 2 नंबर यहाँ से आपको एग्जाम में पूछा जाता था। क्रिया कह लीजिए तीव्रगामी अभिक्रिया, वैसे भी क्रिया को कहा जाता है जो बहुत तीव्र गति से या तो अत्यंत अल्प समय में संपन्न हो जाते उसे तीव्र गामी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए यहाँ से सेकंड नंबर देखेगा तो कहा जा रहा है कि मंदगामी अभिक्रिया क्या, व्हाट इज द दोस्तों स्लो रिएक्शन, इनके मंदगामी जो अभिक्रिया है वो क्या है। तो देखो मंदगामी का मतलब देखो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिल गया धीरे धीरे होने वाला। देखिए ऐसी रासायनिक जो मंद गति से होते हैं उसे मंदगामी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से देखो लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहा आप लोग नया खरीद के लाइए घर, उस पर दोस्तों जब तक लोहा पर लग नहीं लगेगा जब उसके कुछ समय बीत जाएंगे, यानी कि जो जंग लगेगा 1-2 दिन में नहीं लग जाएगा, धीरे 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 मंद गति से लगेगा। तो इसको हम लोग मंदगामी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत मंद गति से होती है उसे मंदगामी अभिक्रिया कहते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों लोहा प्लस O2 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ से दोस्तों आप लोग का लोहा का निर्माण हुआ प्लस में जल का निर्माण हुआ। ये आप लोग देख सकते हो, काफी इजी था, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अभिक्रिया का औसत वेग क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये अभिक्रिया का औसत वेग क्या है। ये सब एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिकारकों तथा प्रतिफलों के सांदन में औसत परिवर्तन की दर अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। यानी कि डियर स्टूडेंट जो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिकारकों तथा प्रतिफलों के जो सांदन में औसत परिवर्तन की दर होगा उसको हम लोग औसत वेग कहेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों किसी टी समय में T1 T2 T3 समय है तथा यह प्रतिकारक के सांदन में दोस्तों जो परिवर्तन है C1 C2 C3 से होगा, तो आप लोग का जो अभिक्रिया का जो औसत वेग हो जाएगा dx/dt हो जाएगी इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और बाटा में दोस्तों T1 प्लस T2 प्लस T3 ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ऐसा कंडीशन में अभिक्रिया का औसत वेग, क्योंकि लैंग्वेज से पता चला काफी इजी है, कहा जाए किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिकारकों या प्रतिफलों के सांदन में औसत परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम लोग एवरेज से दोस्तों क्या कहेंगे, रेट कहेंगे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, ये काफी इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग इसको कर लिए होंगे। अब देखिए 5 नंबर देखेगा तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ये 5 नंबर में पूछा है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, 5 नंबर तक पूछा है और भी क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे साथियों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है वेग, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के दोस्तों वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। देखो कहा जा रहा है दोस्तों किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है उससे आप लोग क्या समझते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का उससे दोस्तों वेग से आप क्या समझते हैं, तो वेग स्थिरांक, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, अभिक्रिया का वह वेग होता है, यानी कि वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग होता है जब प्रत्येक अभिकारक के मोलर सांद्रता एकांक होती है। यानी कि दोस्तों वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग होता है जब प्रत्येक अभिकारक के मोलर सांद्रता दोस्तों क्या होती है, एकांक होती है। एकांक माने एक होती है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, एकदम इजी है। यानी कि वेग स्थिरांक के अभिक्रिया का वह वेग होता है जब प्रत्येक अभिकारक की जो मोलर सांद्रता होगी दोस्तों वो एकांक होगी। क्या होगी? एकांक होगी। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसकी निम्न विशेषताएं देखिए। इसकी विशेषता क्या है, तो कहा जाए किसी ताप पर दोस्तों वेग स्थिरांक के का मान निश्चित होता है। यानी कि डियर स्टूडेंट किसी ताप पर वेग स्थिरांक के का मान जो होता है वो निश्चित होता है। यानी कि दोस्तों के पर जो मान होगा दोस्तों क्वेश्चन में वो निश्चित मान होगा। अब वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है अभिक्रिया के कोटि पर डिपेंड नहीं करता है, और साथ में एक ही अभिक्रिया के लिए ताप दाब बदल देने पर उसका स्थिरांक का मान बदल जाता है। यानी कि एक ही अभिक्रिया के लिए ताप दोस्तों बदल देने पर वेग स्थिरांक का जो मान होगा वो दोस्तों क्या होगा, बदल जाएगा। तो देखिए काफी इजी पॉइंट है, तो उम्मीद है आप लोग समझते होंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया का दोस्तों अर्धायु काल क्या है, ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े हो तो यहाँ से केमिस्ट्री में भी पढ़ लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में भी पढ़ना है।
कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का आधी होने में, देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया को आधी होने में जितना समय लगता है ना, उसी को हम लोग दोस्तों अर्ध आयु कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्ध आयु। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को आधी होने में जितना समय लग जाए, आधा होने में जितना समय लग जाए, वो पूरी दोस्तों अभिक्रिया को हम लोग अर्ध आयु कहेंगे। इसे प्राय T½ के द्वारा दोस्तों सूचित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। तो T½ का जो वैल्यू होता है, ये आप लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पढ़ना है, तो 0.693/K होता है। यही होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है? तो आपका दोस्तों अभिक्रिया का अर्ध आयु का मान होता है T½ का। तो इसको आप लोग बिल्कुल घेरा लगा लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद है आप लोग ये सब क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में एकदम भौकाल मचा दोगे। क्या मचा दोगे? भौकाल। क्लियर कर लीजिए। और साथ में चैनल को जो विद्यार्थी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो मेरे प्यारा सा स्टूडेंट आप लोग, ठीक ना, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ से देखिए, देखो ताप गुणांक का मात्रा को दोस्तों, देखिए ताप गुणांक क्या है। अब देखो थोड़ा सा कलर चेंज कीजिए सर और बताइए ताप गुणांक क्या है। तो देखो ताप गुणांक क्या है, एकदम बेहतरीन तरीका समझना है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप को दोस्तों 10 डिग्री टेम्परेचर पर बढ़ाने पर प्राप्त जो वेग स्थिरांक K2 का जो मान होगा दोस्तों, 10 डिग्री ताप पर बढ़ाने से पहले वेग स्थिरांक K1 के अनुपात को हम लोग ताप गुणांक कहेंगे। तो ये आपका दोस्तों ताप गुणांक का परिभाषा हुआ, एग्जाम में पूछा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो प्राप्त दोस्तों वेग स्थिरांक K2 होगा, उसी के अनुपात को हम लोग दोस्तों ताप गुणांक कहेंगे। अब देखो ये अभिक्रिया की आणविकता और कोटि, ये दोनों आप लोग का दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि, ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो इसको आप लोग बिल्कुल क्लियर कीजिए और एकदम भौकाल मचे एग्जाम में। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का दोस्तों वेग, ठीक ना डियर स्टूडेंट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग जो भाग होता है, तो उसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त प्रतिकारी अणुओं के जिनका दोस्तों सांद्रण अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है, उसे अभिक्रिया के कोटि कहेंगे। यानी कि दोस्तों किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त प्रतिकारी अणु जिनका अभिक्रिया के दौरान सांद्रण में क्या हो, परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोग अभिक्रिया के कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिक्रिया के कोटि। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले समस्त प्रतिकारी अणु होंगे जिसका दोस्तों सांद्रण परिवर्तन होता है, उसको हम लोग अभिक्रिया के कोटि कहेंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ से देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, शून्य कोटि, तो ये सब आप लोग अब याद कीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। काफी इजी लैंग्वेज है, एक बार में याद हो जाएगा। देखो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कोटि का मान दोस्तों एकांक हो, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कोटि का मान 1 हो, उसे हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे जब प्रत्येक यहाँ पर दोस्तों अभिकारक के कोटि का मान 1 हो। यानी कि दोस्तों अभिक्रिया के कोटि का मान कितना हो? एकांक माने 1 हो, तो उसका जो मान होता है डियर स्टूडेंट, वो आपका प्रथम कोटि का मान होता है। तो यहाँ से प्रथम कोटि का जो मात्रक होता है दोस्तों, वो सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से देखिएगा सेकेंड इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, या तो एस भी लिख सकता है, या तो टी भी लिख सकता है, या तो 1/2 लिख सकता है। तो ये सब क्या है? सेकेंड इनवर्स का ही रूप है, जो कि आप लोग का प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दोस्तों मात्रक होता है। ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या है। क्या सर? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या है? तो देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोटि का मान दोस्तों क्या हो? 2 हो, तो उसे हम लोग द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो कोटि का जो मान होगा दोस्तों, क्या होगा? कोटि के लिए जो मान होगा 2 होगा, तो उससे हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वितीय कोटि। इसका जो मात्रक होता है लीटर/मोल, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, मोल, और सेकंड होता है, ये इसका मात्रक होता है लीटर/मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। इसका देख सकते हो काफ़ी इजी है, इसका मात्रक याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि द्वितीय कोटि के लिए मात्रक क्या? तो लीटर/क्या? मोल, मोल इंटू सेकेंड होता है, ये होता है दोस्तों मात्रक। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो इसमें भी आप लोग का दोस्तों जो कोटि का मान होगा वो सिर्फ 3 होगा, बस यही अंतर हो जाएगा। यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोटि का दोस्तों मान 3 होगा, उसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। इसका जो मात्रक होता है दोस्तों लीटर स्क्वायर, क्या होता है?
लीटर स्क्वायर बटा मोल इनवर्स मोल इंटू सेकेंड नीचे में होता है, उसी को ऊपर लगेगा तो इनवर्स बन जाएगा। तो लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये जो होता है दोस्तों क्या होता है, मात्रक होता है, यूनिट होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल एकदम क्रिया कर लेना। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कोटि का मान तीन होगा उससे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। इसका मात्रक लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। अब देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, उसके बाद अभिक्रिया के अन्विकता और कोटि में अंतर आप लोग को दिखाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर हर साल पूछा जाता है। चलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया पहले जानिए। इसका दोस्तों व्यंजक भी आप लोग को प्राप्त करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे साथियों। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग इतना कर सकते हो। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया है दोस्तों क्या है, तो देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक तथा सांदन के शून्य घात के समानुपाती हो। यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया दोस्तों जिसका वेग अभिकारक के सांदन के, जो अभिकारक का जो सांदन होगा उसके शून्य घात के, जो शून्य घात होगा दोस्तों उसके कैसा हो, समानुपाती हो। तो इसको हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, तो हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। इसका जो मात्रक होता है डियर स्टूडेंट मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, ये होता है दोस्तों इसका यूनिट शून्य कोटि के लिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो ये काफ़ी इजी है, मुझे उम्मीद है ये सब बिल्कुल आप लोग ओठों पर सजा लीजिए लिख करके, क्योंकि याद आना ये जरूरी है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वह वेग होता है दोस्तों जो सांदन घात के शून्य घात के समानुपाती होता है। अब देखो इसको नहीं कीजिएगा कीजिएगा तो किसको कीजिएगा बताइए। 5 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, 1 नंबर में इससे पूछता है। तो देखिए क्या है, अभिक्रिया की अन्विकता और कोटि में अंतर लिखिए। अभिक्रिया की अन्विकता का परिभाषा एक बार लिख देंगे, एक बार अभिक्रिया के कोटि का परिभाषा लिख देंगे बस। और करना को क्या है, कुछ नहीं, बस देखते जाओ खाली। देखो अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त क्या प्रतिकारी अणुओं की संख्या दोस्तों अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जबकि इसमें जो होता है दोस्तों क्या होता है, जिनका दोस्तों दौरान जो होता है दोस्तों सांदन परिवर्तन होता है, अभिक्रिया का जो दौरान होता है इसके सांदन परिवर्तन होता है। जबकि इसमें जो होता है दोस्तों अभिकार के जो साइनुओं की जो संख्या को उसको अभिक्रिया की आणविकता कहेंगे। जबकि इसमें दोस्तों प्रतिकारी अणुओं की संख्या जिनका अभिक्रिया के दौरान दोस्तों क्या होता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, यही होता है। फिर देखिए अभिक्रिया की अन्विकता में लिखिएगा कि इसका मान सैद्धांतिक होता है, जबकि अभिक्रिया के कोटि का मान प्रायोगिक होता है। यानी कि अन्विकता का जो मान होता है वो सैद्धांतिक मान होता है, क्या होता है, थ्योरिकल मान होता है। जबकि इसका जो होता है डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, हाँ प्रायोगिक मान होता है डियर स्टूडेंट। चलिए याद रखिएगा। देखिए अभिक्रिया का दोस्तों अन्विकता में इसकी सहायता से अभिक्रिया के क्रियाविधि का अध्ययन नहीं करते हैं। देखिए अन्विकता के सारे दोस्तों अभिक्रिया के दोस्तों क्रियाविधि का अध्ययन नहीं करते हैं, जबकि कोटि जो होता है दोस्तों इसकी सहायता से अभिक्रिया के क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा नीचे आएगा, कहा जा रहा है कि अभिक्रिया के अन्विकता जो होता है दोस्तों उसका मान कभी भी दोस्तों शून्य नहीं हो सकता। यानी कि जो अभिक्रिया की अन्विकता होती है दोस्तों उसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। जबकि इसका दोस्तों अभिक्रिया का जो कोटि होता है इसका मान शून्य हो सकता है। देखिए अभिक्रिया के कोटि का मान शून्य हो जाएगा लेकिन अन्विकता का शून्य नहीं होगा। इसका मान सदैव पूर्णांक में होता है। देखो इसका जो मान होता है दोस्तों किसका सर, अन्विकता का जो होता है इसका मान पूर्णांक में होता है, लेकिन दोस्तों इसका मान जो होता है हमेशा पूर्णांक से भिन्न होता है कोटि के लिए। ठीक ना डियर सुन। अब देखिए देहली ऊर्जा क्या है, ये एग्जाम में फिजिक्स में भी है केमिस्ट्री में भी है। देहली ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा फिजिक्स में पाना, केमिस्ट्री में पाना, तो देहली ऊर्जा फिजिक्स में भी आपको मिल जाएगा मॉडर्न फिजिक्स में। चलिए तो देखिए देहली ऊर्जा क्या है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया को में दोस्तों भाग लेने वाले प्रत्येक कार्य अणुओं के पास उपस्थित ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसके कारण वह प्रभावित टक्कर लगाते हैं देहली ऊर्जा कहते हैं। या तो इसकी एक और परिभाषा है दोस्तों की प्रभावित टक्कर लगाने के लिए प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित ऊर्जा को या न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग देहली ऊर्जा कहेंगे। देखो काफी ईजी है, एकदम आराम से बैठिए पढ़िए का कहा जरा, एकदम आसान है, एकदम लॉलीपॉप है, इजी है, याद हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले व प्रतिकारी अणुओं के पास उपस्थित ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसके कारण वह प्रभावित टक्कर लगाते हैं। ठीक ना डियर, उसे हम लोग दोस्तों देहली ऊर्जा कहेंगे। अब देखो सक्रियन ऊर्जा क्या है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, सक्रियन ऊर्जा। अब इसका आप लोग दोस्तों बताना सक्रियन ऊर्जा क्या है, काफी इजी है दोस्तों, इसको आप समझिए।
देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे प्रतिकारी अणुओं के सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊर्जा अवरोध जो होता है, ऊर्जा अवरोध है, अवरोध मैंने रुकावट को दोस्तों पार कर सके उसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों इसको प्राय ये से सूचित किया जाता है, जबकि इसका मान जो होता है देहली ऊर्जा से कम होता है। यानी इसको इस प्रकार से दोस्तों सूचित किया जाता है क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है ना, ये सक्रियण ऊर्जा है, इसे ये से सूचित किया जाता है। इसका मान दोस्तों देहली ऊर्जा से कम होता है। देखिए अणु टक्कर सिद्धांत, टक्कर का सिद्धांत रासायनिक अभिक्रिया के लिए टक्कर सिद्धांत के दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिए हैं दोस्तों टक्कर सिद्धांत, ठीक ना। ये देखिए क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार देखिए पूछेगा कि वे रासायनिक अभिक्रिया के टक्कर सिद्धांत का वर्णन करें 5 नंबर या 2 नंबर में। तो देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं को आपसी टक्कर होना चाहिए। यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो उसके बीच दोस्तों अणुओं के बीच टक्कर होना चाहिए, और टक्कर दोस्तों सीधा होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभिक्रिया में सरलतम अणु भाग लेते हैं। देखो जो अणु होते हैं दोस्तों, प्रतिकारी अणु होते हैं, वो सरलतम होते हैं, जितना से जितना होता है दोस्तों वो सरल होता है, ठीक ना। डियर स्टूडेंट कहा जा रहा है कि टक्कर सीधी दिशा में होनी चाहिए। देखिए जो टक्कर होता है दोस्तों वो सीधी दिशा में होने से जाहिर सी बात है प्रभावित टक्कर के बाद दोस्तों सक्रिय संकुल निर्माण होना चाहिए। जो प्रभावित टक्कर होता है उसके बाद संकुल का निर्माण होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि टक्कर प्रभावी होना चाहिए। जो टक्कर होता है दोस्तों वो प्रभावी होना चाहिए। यह संकुल अणुओं को पाकर के दोस्तों प्रत्येक फल में बदल जाता है। यह जो होता है दोस्तों संकुल अणु क्या होता है, संकुल अणु जो होता है ऊर्जा पाकर के प्रतिफल में बदल जाता है। चलिए इंग्लिश रहा। चलिए यहाँ सब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखो इससे 5 नंबर का 3 क्वेश्चन बनता है ओनली। ये वाला एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजन। तो ये वाला दोस्तों बहुत बार पूछा है 5 नंबर में, तो इसको समझिए। तो देखो आपको पूछेगा कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें, जिसमें आपको सबसे पहले लिखना है कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है, जिसमें से आपका पहला प्रतिकारकों के सांधन पर। तो देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है दोस्तों dx/dt, आपको बताएं शुरू में रासायनिक अभिक्रिया का वेग, ये जो होता है दोस्तों प्रतिकारक के सांधन के समानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों dx/dt जो होगा दोस्तों समानुपाती होगा किसके, c के। ये आपका हो गया दोस्तों अभिक्रिया के सांधन पर। अब देखिए ये ताप पर भी दोस्तों डिपेंडेंट ऑन करता है, ठीक ना जी। ताप पर अब देखिए ताप क्या है। देखिए ताप किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग दोस्तों dx/dt ताप T के दोस्तों समानुपाती होता है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग दोस्तों dx/dt होता है, ये समानुपाती होता है दोस्तों टेम्परेचर के, ठीक ना जी, ताप के। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए दाब का क्या काम है। देखिए गैसीय दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में वेग जो होता है दोस्तों dx/dt होता है, ये समानुपाती दोस्तों दाब के होता है, किसके, दाब के। तो देख सकते हो क्योंकि सर जी ये खाली पी लिखा होता है। देखो समानुपाती का मतलब दोस्तों क्या होता है, गुणन भी होता है, इसलिए गुणन के रूप में लिखा गया है। लास्ट में खाली देखो ना, क्षेत्रफल किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके प्रतिकारक क्षेत्रफल का समानुपाती होता है, देख सकते हो। अब लास्ट देखिएगा उत्प्रेरक का प्रभाव। इसके बाद एक और है उत्प्रेरक का अनेक रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों होती है, जिसमें से उत्प्रेरक अभिक्रिया गति को बढ़ा या घटा सकता है। आप लोग जानते होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट में पूछा है। देखो लास्ट पदार्थ की प्रकृति पर, अलग अलग पदार्थों के दोस्तों विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया देता है। देखिए दोस्तों इसका जो हुआ प्रथम कोटि और शून्य कोटि का व्यंजक जरूर प्राप्त करूंगा। इसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना। इसका PDF दे दूंगा और उसका क्लास जरूर लाऊंगा। प्रथम कोटि और शून्य कोटि का अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए PDF के लिए 9142529134 इसी नंबर पर आप लोग को संपर्क करना है। इस पर आप लोग को पूरा का पूरा आप लोग को PDF कोर्स दे देंगे। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक ना। डियर स्टूडेंट, हम आपके लिए इतना मेहनत लगातार किए हैं, तो PDF के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना। साथ में वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय